नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो सर्वप्रथम आप सभी लोगों को अंग्रेजी नववर्ष 2026 के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और हम भी स्वस्थ और मस्त हैं। तो आप सभी के आज तक के स्नेह, सहयोग और विश्वास के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सभी इसी प्रकार आगे भी सहयोग और विश्वास बनाए रखेंगे और आगे भी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से सरकारी पोर्टल्स और आवश्यक जानकारी जो भी आप लोगों को होनी चाहिए, मैं आपको देती रहूँगी। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा चैनल आपको उपयोगी लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए। अगर कोई आपकी जानकारी, कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछिए। मैं आपका मुझसे जितना भी हो सकेगा उसके लिए आपको आपकी क्वेरी को समझने का और उसका उत्तर जवाब देने का मैं प्रयास करूँगी। तो दोस्तों, मैं अपने वीडियो में आप सभी लोगों को अनावश्यक चीज़ों को बताने से बहुत दूर रहती हूँ। तो आशा करती हूँ और आपके लिए उपयोगी भी रहेगा कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, ताकि आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका कोई भी पार्ट मिस ना हो। आज का वीडियो मेरे कुछ फ्रेंड्स द्वारा डिमांड की गई है, डिलेड डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो मैं आपको डिलेड एक बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास आया हुआ है, मैं उसको रजिस्टर करके आपको बताऊंगी। इसमें थोड़ी सी प्रक्रिया डिफरेंट होती है। 21 दिन के अंदर के एप्लीकेशंस में फीस नहीं काटनी होती है, इसलिए उसकी थोड़ी अलग होती है प्रक्रिया। और इसमें जो है फीस हमको काटनी होती है। तो सबसे पहले आपको ये दिखा दूं कि ये देखिए, उप जिलाधिकारी न्यायालय उप जिलाधिकारी जो है उनके यहाँ से ये हमारे पास आता है आदेश। उसके बाद में ही हम डिलेड यानी 1 साल से ऊपर के बर्थ और डेथ को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, यहाँ पे होता है कंप्यूटरीकृत वाद संख्या। आपको दिख रहा होगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं RCCMS नंबर। ठीक, इसको भी हमको दर्ज करना जरूरी होता है। तो चलिए हम आज आपको पूरा प्रोसेस करके बताते हैं, ट्यूटोरियल करके बताते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी कि डिलेड डेथ एंड बर्थ की श्रेणी में किसको रखा जाता है। होता क्या है कि जन्म या मृत्यु के इवेंट से 21 दिन तक आपके ग्राम पंचायत स्तर के या जो भी आपकी नगर पालिका है, तो नगर पंचायत है, वहाँ के जो सबसे प्रथम स्तर के रजिस्ट्रार होते हैं, जैसे हम लोग हैं, उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जाता है निःशुल्क। 0 से 21 दिन तक निःशुल्क आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। देन 22 से 30 दिन तक ग्रामीण स्तर यानी हम लोगों के द्वारा ही आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, लेकिन 2 रुपये फीस के साथ में। फिर उसके बाद में 31 दिन से 365 दिन तक आपके जनपद के रजिस्ट्रार के द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। और उसमें भी क्या होता है, फीस लगती है। उसमें 5 रुपये फीस लगती है। उसमें आपको क्या करना होता है, सिंपल सा एप्लीकेशन लिखना होता है और उसी एप्लीकेशन पे हो जाता है। अगर ग्राम पंचायत 30 दिन के अंदर है तो आप अपने सचिव के पास एप्लीकेशन लिखेंगे, लेकिन अगर 31 दिन से 365 दिन हो गया है तो आपको क्या करना है, सीधे अपने जनपद के DPRO के पास एप्लीकेशन लिखना है और उसी एप्लीकेशन पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। लेकिन बात आती है डिलेड डेथ एंड बर्थ। उसमें क्या होता है, जो भी इवेंट 365 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं, फिर उनमें हमको एक और प्रक्रिया करनी होती है। वो क्या होता है कि आप लोगों को SDM यानी उप जिलाधिकारी जो आपके यहाँ के हैं, आपकी तहसील के उप जिलाधिकारी हैं, उनके यहाँ आपको मुकदमा करना होता है, या आप कह सकते हैं कि आपने एप्लीकेशन देना होता है। उसके बाद में फिर उनके द्वारा ब्लॉक से आज्ञा मांगी जाती है कि क्या ये घटना सही है या गलत है, जो भी है। फिर उसी के अनुसार SDM द्वारा उप जिलाधिकारी द्वारा लास्ट में क्या किया जाता है, आदेश जारी किया जाता है। ये ऐसे, ठीक। उसी आदेश को जब आप लोग लेके आते हैं आपके हम लोगों के पास में, ठीक, रजिस्ट्रार के पास में, तो हम लोगों द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अगर आप लोग चाहें, अगर आपको आदेश मिल जाता है तो सिंपल जनता भी उसको रजिस्ट्रेशन कर सकती है। बस उसको क्या करना होगा, उसके पहले आपको सचिव के पास जाना होगा और उनसे फीस रिसिप्ट लेनी होगी। ठीक, अब हम आपको बताते हैं कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से बताते हैं देखिए इसमें क्या क्या होता है। तो ये देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये एप्लीकेशन है, क्या क्या हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सेवा में उप जिलाधिकारी महोदय, इनके पास एप्लीकेशन दिया गया है जन्म के संबंध में। ठीक, फिर उसके बाद में इसमें क्या होता है, एक नोटरी भी लगती है, एक नोटरी लगती है। जब इनके पास एप्लीकेशन दिया जाता है उप जिलाधिकारी महोदय के पास, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर
देखिए वीडियो को मार्क किया गया है, वीडियो द्वारा एडीओ को मार्क किया गया, एडीओ के द्वारा जो है सचिव को मार्क किया गया है। यानी वीडियो जो है उप जिलाधिकारी जो है वीडियो से आख्या लेते हैं कि आप इस एप्लीकेशन पे कार्यवाही करिए या आख्या दीजिए। फिर वीडियो जो है संबंधित एडीओ के पास, और संबंधित एडीओ जो भी जिस ग्राम पंचायत का मैटर है उस ग्राम पंचायत के सचिव के पास में भेजते हैं और उनसे आख्या लेते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, आख्या देते हैं। आख्या मतलब कि ये घटना सत्य है या असत्य है, क्या इसी दिनांक को और हमारी ग्राम पंचायत में ही जन्म या मृत्यु हुई थी कि नहीं हुई थी, यही होती है आख्या। आख्या आप चाहें अगर आप सचिव हैं, ठीक, तो जो ये एप्लीकेशन है डायरेक्ट इसके पीछे आप हैंड रिटन में भी दे सकते हैं आख्या, ठीक। या जैसे हम लोग क्या करते हैं, टाइप एक वो फॉर्मेट है, या आप चाहे तो पूरा टाइप करके दे सकते हैं, टाइप करके, और हम लोग फॉर्मेट के बीच में ही सारी सूचनाएं और आख्या जो है वो लिख के भेज देते हैं। फिर ये एडीओ के द्वारा वीडियो को और वीडियो के द्वारा उप जिलाधिकारी महोदय को आख्या भेजी जाती है। देन उसके बाद में ये हमारे पास आदेश आता है जिसके बिहाफ पे हम लोग जन्म या मृत्यु रजिस्टर करते हैं, ठीक। अब हम आपको बताते हैं, जैसे मेरे यहाँ मेठी जनपद में और जहाँ पे मैं हूँ क्या क्या लगता है। एक में ये प्रपत्र, अगर जन्म है तो प्रपत्र 1, और अगर मृत्यु है तो प्रपत्र 2, इसको भरवाती हूँ, ठीक। यहाँ पे जो मैं अभी बता रही हूँ कि लीगल इन्फॉर्मेशन तो सब भर देते हैं, लेकिन जो यहाँ पे स्टेटिकल इन्फॉर्मेशन है इसको लोग नहीं भरते हैं, हम लोगों के ऊपर ही छोड़ देते हैं और हम लोग अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करते हैं कि मम्मी पापा और जो बच्चा है का आधार कार्ड अगर बना हुआ है, तो अगर नहीं बना है तो हम अन्य प्रूफ लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जन्म की घटना के संबंध में हम लोग कुछ बयान लेते हैं, जैसे यहाँ पे प्रधान जी के हैं और यहाँ पे दो ग्रामीण लोगों के बयान है कि ये जो घटना है ये जन्म है उस दिनांक को और उसी ग्राम पंचायत में हुई थी, ठीक। फिर उसके बाद में यहाँ पे प्रधान जी ने सत्यापित किया हुआ है। फिर हम उस संबंधित ग्राम पंचायत के पंचायत सहायक और रोजगार सेवक का भी बयान लेते हैं। फिर उसके बाद में हम जो वहाँ आशा है उनके द्वारा भी बयान लेते हैं। कहीं जैसे जन्म के केसेस में ऐसे होते हैं कि हॉस्पिटल में जन्म होते हैं, तो इसलिए हम इसको वेरीफाई करवाते हैं आशा से कि क्या जन्म जो है ग्राम पंचायत में घर पे ही हुआ है या नहीं हुआ है। इतने वेरिफिकेशन के बाद में फिर हम अपनी आख्या लगाते हैं, ठीक। और जन्म या मृत्यु से संबंधित जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है हम उसको भी लेते हैं। जैसे अगर हाई स्कूल पास है तो हम हाई स्कूल सर्टिफिकेट लेते हैं, पैन है आपके पास तो हम पैन भी लेते हैं। फिर उसके बाद में अगर आपका पहले से ई डिस्ट्रिक्ट का बना है, ई डिस्ट्रिक्ट का अगर बना है तो हम लोग इतने सारी प्रोसीजर नहीं करवाते हैं, डायरेक्ट उस पर कर देते हैं। बट ये देखिए ये हैंड रिटन है, ये भी जो है सर्टिफिकेट ही है बट हैंड रिटन है। हैंड रिटन कहीं ऑनलाइन नहीं है, तो हम लोग फिर पूरी प्रक्रिया करवाते हैं, क्योंकि जो हमारे पास रजिस्टर है वो भी हमको अवेलेबल नहीं है। पुराने डेथ एंड बर्थ जो भी रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज है वो मुझे नहीं अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं पूरी प्रक्रिया करवाते हैं, ठीक। फाइनली जब आदेश हो जाता है तो हम इसको रजिस्टर करते हैं, और रजिस्टर करना, कैसे रजिस्टर करना है, कैसे फीस काटनी है, इसके बारे में भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे CRS पोर्टल में रजिस्ट्रेशन यानी इंस्टीट्यूशन लॉगिन किया हुआ है। सेक्रेटरी का लॉगिन यानी मेरा ही लॉगिन है, जिस ग्राम पंचायत का मुझे बनाना है। जैसे यहाँ पे पूरी मोहम्मद नवाज, ये रजिस्ट्रार लॉगिन है, ओके। मुझे जिसका बनाना है, जिस ग्राम पंचायत का, उसी का मैंने लॉगिन किया है। ये डिलेड बर्थ सर्टिफिकेट है, ये 2010 का मामला है, यानी ये जो है 21 दिन से ऊपर के मामले, 21 दिन के ऊपर के जो भी मामले होते हैं उनमें हमको फ़ीस रिसिप्ट बनानी होती है, ठीक। तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे ऐड व्यू डिटेल्स, हमको यहाँ पे आना है। अगर हमको देखना है कि हमने कितनी रिसिप्ट अभी तक जारी की हैं, तो हम यहाँ पे फॉर्म डेट में जाके इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में कितनी हमने जनरेट करी है वहाँ पे देख सकते हैं। बट हमको अभी नया जनरेट करना है, जनरेट पेमेंट रिसिप्ट, हमको जाना है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे एप्लीकेंट नेम यानी जो आवेदक है, आवेदक यहाँ पे है फ़िरोज़ अहमद, तो हम यहाँ पे फ़िरोज़ अहमद इनके नाम से हमको फ़ीस रिसिप्ट जनरेट करनी है। इवेंट टाइप, इवेंट क्या है इनका, इनको हमको बनाना है बर्थ सर्टिफिकेट। अगर नाम जोड़ना हो फॉरेन बर्थ यानी विदेश का कोई यहाँ पे हमारे यहाँ आया हो बच्चा और यहाँ पे मेरी ग्राम पंचायत में हुआ हो, तो उसको हम कहेंगे फॉरेन बर्थ। एडॉप्शन, कोई गोद लिया गया मामला हो। स्टिल बर्थ यानी मृत जन्म जो बच्चे होते हैं।
बच्चे होते हैं लेकिन मृत पैदा होते हैं, उनको स्टिल बर्थ, डेथ यानी कोई मृत्यु के मामले। किस इवेंट का हम जो है रिसिप्ट जनरेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिंपली कर रहे हैं बर्थ का, तो हम बर्थ पे जाएंगे। पर्पज़, अब यहाँ हमको बताना है, देखिए जन्म या मृत्यु जो भी इवेंट है उसके 21 दिन तक हमको निःशुल्क बनाना होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या है, 22 से 30 दिन तक अगर जो घटना है ऑकरेंस ऑफ द इवेंट, ठीक, डेट ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द इवेंट, और 22 से 30 दिन यहाँ पे इसकी अलग फ़ीस है। फिर 31 दिन से 1 ईयर इसकी अलग फ़ीस होती है। रिपोर्टेड आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ द इवेंट, यानी जो ये केस है ये लगभग 15 ईयर ओल्ड है, तो हम कहाँ पे जाएंगे, रिपोर्टेड आफ्टर 1 ईयर, ठीक। यहाँ पे होता है 1 ईयर का रिकॉर्ड सर्च करने के लिए, अगर कोई आया है और उसको सर्च करवाना है कि 1 ईयर में किसका किसका जन्म हुआ या मृत्यु हुआ, उसमें उनके घर का कोई है या नहीं है, अगर सर्च करवा रहा है उसकी भी फीस होती है। अगर हम डुप्लीकेट कॉपी अगर जारी कर रहे हैं, किसी का खो गया है और हम दे रहे हैं, उसकी भी फीस है। नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट, इसका मतलब ये है कोई हमारे पास आएगा, आवेदन करेगा कि ये हमारा मतलब हम आवेदक हैं और ये इनका जन्म है, इनका मृत्यु है, जो भी है, ठीक, जन्म मृत्यु क्या हमारे ग्राम पंचायत में इसकी घटना दर्ज की गई है कि नहीं दर्ज की गई है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं नॉन अवेलेबिलिटी और उनको हम NAC जारी करते हैं कि इनका यानी जो जन्म या मृत्यु जो भी मामला है ये हमारी ग्राम पंचायत में अभी तक नहीं दर्ज किया गया है, ये यहाँ होता है NAC सर्टिफिकेट, ठीक। तो अभी हम आपको सिंपली बता रहे हैं, हमको यहाँ पे जाना है रिपोर्टेड आफ्टर 1 ईयर, हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिए इसमें फ़ीस ये जो है अपने आप जो है प्री सेलेक्टेड होती है, मतलब इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, 10 रुपये अमाउंट है, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे बगल में देखिए लिखा हुआ है कैश रिसीव्ड सक्सेसफुली, यानी जो ये फीस है इसको मैंने कैश लिया हुआ है और कैश लेके हम अपने OSR अकाउंट में जमा कर देंगे। और फिर उसके बाद में जब हमारा 1 महीना बीत जाएगा या जब भी आपका हो, 1 महीना हो जाए, 1 साल हो जाए, जब भी हो, आप जाके उसका चालान SBI में जो भी उसका अकाउंट है उसमें जमा कर दीजिए। तो अभी के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, कैश में रिसिप्ट करते हैं और OSR अकाउंट में उसको हम जमा कर देते हैं। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज़ क्या है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये रिसिप्ट नंबर, यही सबसे बड़ी मेन चीज़ है, यही अभी हमको डालनी भी है। और जब हम रिसिप्ट नंबर डालेंगे ये तो पूरा डेटा आ जाएगा कि हाँ यही है। अगर मान लीजिए हम 22 से 30 दिन वाला रिसिप्ट इसमें काट लें और जब हम वहाँ पे फॉर्म भरेंगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो एक्सेप्ट कौन सा करेगा, 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर का ही एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये जो हम अभी रजिस्ट्रेशन डेट एंड बर्थ डेट डालेंगे वो 1 ईयर का गैप रहेगा, इसीलिए यही वाला लेगा, ठीक। अब आप इसको ध्यान से, दिस इज अ कंप्यूटर जनरेटर रिसिप्ट एंड डज नॉट रिक्वायर अ सिग्नेचर एंड स्टाम्प, ये क्या हुई, जैसे ये जो मैंने फॉर्म अभी आपको दिखाया, किसी को आदेश मिल जाए तो जो सिटीजन हैं वो भी स्वयं से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके केस में क्या होगा, उनको हमारे पास आके पहले रिसिप्ट कटवानी होगी और रिसिप्ट नंबर ले जाके उस एप्लीकेशन में डालना होगा। अगर आप कहेंगे तो हम एक वीडियो इस पर भी बना देंगे कि साधारण जनता वो डिलेड बर्थ या डेथ को कैसे रजिस्टर करे, इसका भी मैं एक वीडियो आपको बना के दिखा दूँगी, ठीक। अभी के लिए आपको मैं बताती हूँ कि हमको सबसे पहले डिलेड बर्थ या डेथ रजिस्टर करने से पहले रिसिप्ट काटनी है, ठीक। अब मैंने काट लिया है रिसिप्ट, ये हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 26 और ये हमारी 1 है, इसको हम ध्यान रखेंगे बस, ठीक। अब हम जाएंगे यहाँ, सिंपली हमारा बर्थ है, बर्थ में जाएंगे और रजिस्टर बर्थ यहाँ पे जाएंगे, ठीक। ये हमारा ओपन हो गया है, ठीक। लैंग्वेज प्री सेलेक्टेड है, हमको कोई चेंज नहीं करना है, हम कर सकते हैं अगर चाहें तो, बट मुझे चेंज नहीं करना है, इंग्लिश हिंदी इट्स ओके। फिर उसके बाद में हमको यहाँ पे क्या डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, डेट ऑफ बर्थ बच्चे का जो है वो हमको डालना है। तो दोस्तों पहले हम इसमें जन्म, सेक्स यानी लिंग और आधार नंबर, बच्चे का नाम फिर से कंफर्म करेंगे, बच्चे का नाम कंफर्म करेंगे, पिता का नाम, आधार नंबर, माता का नाम, आधार नंबर, और जो है बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता, माता पिता का अस्थाई पता, ठीक। ये सारी चीज़ें हम अभी फिल कर लेते हैं, तब हम आपको यहाँ पे नीचे आके दिखाते हैं, ओके। तो देखिए मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, नेम, आधार नंबर बच्चे का, पिता का आधार नंबर एंड माता का नाम आधार नंबर, पिता का नाम आधार नंबर, एंड मैंने एड्रेस यहाँ पे जो है पहले हमको करंट एड्रेस मतलब जन्म के समय का करंट एड्रेस डालना होता है, फिर अस्थाई पता, ठीक।
मान लो कि बच्चा जो है अस्थाई पता गांव हो और कहीं बाहर रह रहे हों, शहर में रह रहे हों, तो करंट एड्रेस क्या हो जाएगा, शहर का हो जाएगा, जन्म के समय करंट एड्रेस वो, और अस्थाई पता यानी जो हम गांव में, ठीक, ये हो जाता है। लेकिन नॉर्मल हमेशा लगभग लोगों का यही होता है, अस्थाई पता और करंट एड्रेस सेम ही होता है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, यस कर देते हैं। जन्म कहाँ हुआ था, अगर घर हुआ था तो हमने घर कर दिया है। अगर किसी हॉस्पिटल में हुआ था, मतलब कि जिस ग्राम पंचायत में हम रजिस्टर कर रहे हैं उसी ग्राम पंचायत के अगर हॉस्पिटल में हुआ था तो हम हॉस्पिटल लगाएंगे। अन्य स्थान यानी कहीं और हुआ था तो उसको हम लगा देंगे। इस केस में क्या है, घर पे हुआ था, इसलिए हम घर की सारी सूचना भर रहे हैं। अब यहाँ पे हमको ईमेल आईडी अगर हमने उस अभिभावक ने हमको उपलब्ध कराई है तो हम भरेंगे। मोबाइल नंबर अगर आवेदक ने हमको दिया हुआ है तो वो डालेंगे। आधार नंबर, चूँकि आधार नंबर इसमें क्या होता है, सूचनादाता यानी इन्फॉर्मेंट। मान लो कि जो है किसी पिता की मृत्यु हुई और उसका बेटा जो है वो आवेदन कर रहा है, तो हम यहाँ पे उसका आधार डाल देंगे, उसका मोबाइल नंबर डाल देंगे। बट इस केस में क्या है, बच्चे का जन्म हुआ है और उसका पिता जो है यहाँ पे आवेदन कर रहा है, तो एक बार हम वहाँ पे पहले ही आधार नंबर मोबाइल नंबर डाल चुके हैं, इसलिए हम नहीं डाल रहे हैं। और आपको ये जानकारी बता दें, जो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे उस मोबाइल नंबर पे जैसे ही हम यहाँ पे रजिस्टर करेंगे और सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, तुरंत उसके पास मैसेज जाएगा कि आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र इनके नाम से जो है जनरेट हो चुका है, उनके पास तुरंत चला जाता है, ठीक। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद में देखिए हमारी लीगल इन्फॉर्मेशन हो गई है। अब आती है बात स्टैटिस्टिकल, ठीक। इस पे क्या है, बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता कॉपी करें, ठीक है। बच्चे के जन्म के समय माता पिता का यही हम कॉपी करेंगे। फिर उसके बाद में पिता की सूचना, यानी पिता का धर्म क्या है, पिता का शैक्षिक स्तर क्या है, पिता का व्यवसाय क्या है। सेम वही चीज़ माता का धर्म, हमको इसमें पता है पिता का धर्म क्या है, मुस्लिम है, माता का भी धर्म मुस्लिम है। पिता का शैक्षिक स्तर अगर हमको आवेदक ने नहीं उपलब्ध कराया है, ठीक, तो हम यहाँ पे नॉट नोन, मतलब हमको नहीं पता है। अगर उसने कुछ बताया हुआ है 1 2 3 4 5 लेकिन हमको नहीं उपलब्ध कराया हुआ है, उन्होंने बस आधा फॉर्म हमको भर के दे दिया है, लगभग लोग यही करते हैं, आगे वाला लीगल इन्फॉर्मेशन भर देते हैं और वैसे ही छोड़ देते हैं। इस केस में नहीं भरा हुआ है तो मैं नॉट नोन कर देती हूँ। पिता का व्यवसाय, ये भी मेरे केस में नहीं भरा हुआ है तो मैं इसको भी नॉट नोन कर दूँगी क्योंकि मुझे नहीं पता है। फिर यहाँ पे माता का भी हमको शैक्षिक स्तर नहीं पता है। माता का व्यवसाय सामान्यतः मतलब कि घर में काम करने वाली ये भी हो सकती हैं, बट हमको कुछ पता नहीं है, हाउसवाइफ भी हो सकती हैं, नहीं पता है तो इस केस में हम नॉट नोन कर देंगे। अब ये कुछ सूचनाएँ हैं, जैसे विवाह के समय माता की आयु, विवाह के समय माता की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी ही चाहिए, ठीक। इस केस में जैसे गांव के लोग हैं नहीं बताते हैं तो हम लोग 18 या 19 कर देते हैं, बट ये ध्यान देते हैं। यहाँ पे दूसरा ये पूछता है इस संतान के जन्म के समय माता की आयु। अब यहाँ पे हमको पर्टिकुलर माता के आधार से, ठीक, माता का आधार कार्ड लेते हैं और बच्चे का जो जन्म वर्ष है उसको घटा के देखते हैं। जैसे मैंने जो ये केस में दर्ज कर रही हूँ तो इसमें क्या है, बच्चे का जन्म 2010 में हुआ है और माता का आधार कार्ड लगा है और उसमें उनकी ड्यू भी है 1990 से 2010 के बीच में। कितने ईयर का गैप आ रहा है, 20 साल का। तो हम इसमें सिंपली क्या कर देंगे कि बच्चे के जन्म के समय माता की आयु कितनी थी, 20 वर्ष थी, हम यहाँ पे भर देंगे। और जाहिर सी बात है कि ये पहला ही बच्चा था, उनका पहला बच्चा। माता की इस संतान को मिलाकर जीवित हुए बच्चों की संख्या, ठीक, इसको हमको भरना होता है। तो ये फर्स्ट बच्चा है तो हम इसमें फर्स्ट, अगर मान लीजिए इसके बाद कोई बच्चा होता, हम उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे होते तो यहाँ पे हम क्या डालते, सेकंड, ओके। फिर उसके बाद में प्रसव के समय परिचर्या का प्रकार, ठीक। अब इसमें जो है मतलब हॉस्पिटल में हुआ है या ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, जैसे अनट्रेंड जैसे होता था ना पुराने समय में, दाई लोग घर पे आती थी या रिश्तेदार लोग ही घर पे करवा लिए, तो सामान्यतः हम यही कर देते हैं ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंस। और उसके बाद में प्रसव की प्रक्रिया स्वाभाविक। फिर उसके बाद में बच्चे के जन्म के समय बच्चे का वजन, जैसे शहरों में तो ये पॉसिबल होता है कि 2010 का डेटा, 2010 में बच्चे का जन्म हुआ है और पेरेंट्स संभाल के रखे हों, यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं मिल पाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसे अंदाजे से ही कर देते हैं। और सिंपली हमको ये मिलके प्रपत्र 1 हमको
भर के पूरा मिलना चाहिए। इस केस में भरा तो है, मैं भराती तो हूँ बट इसमें पूरा नहीं भरा है। अभी आपको मैं दिखाऊंगी, एक साइड पूरा खाली है और एक ही साइड उन्होंने जो ज़रूरी चीज़ें थी वही हमको भर के दिए हैं। तो वो कह देते हैं कि हमको नहीं पता है, आप अपने आप भर लीजिएगा, तो उस केस में हम अपने आप ही भरते हैं। तो बच्चे के जन्म के समय बच्चे का न्यूनतम वजन जो है, जिसको सामान्य वजन माना जाता है, 2.5 किलो होना चाहिए। अगर 2.5 किलो से नीचे बच्चा है तो वो क्या होता है, अंडर वेट होता है। तो ऐसे ही हम लोग अंदाजे से ही डाल देते हैं, जैसे 2.8 किलोग्राम कितने का बच्चा था, 3, 3.5 ऐसे तक सामान्य होते हैं। फिर 3.5 के ऊपर क्या हो जाते हैं, ओवरवेट की श्रेणी में आने लगते हैं। तो हम, अगर हमारे पास रिपोर्ट है, डॉक्टर ने हमको रिपोर्ट लिख के दिया हुआ है, तो हम उसका वजन कर लेते हैं। अब ये भी आप जान लीजिए कि अगर गांव में बच्चे पैदा हुए तो उस समय वजन भी नहीं होता था। हॉस्पिटल्स में तो होता है वजन, बट गांव में नहीं होता था। और ये पुराने केस हैं, 2010 के हैं। तो गर्भावस्था की अवधि, मैच्योरिटी जो है 39 वीक के बाद, यही लगभग लोग 39, 40, 35 वीक के बाद या 36 वीक के बाद में भी डिलीवरी हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए रिसिप्ट, जो अभी मैंने रिसिप्ट काटी थी 2, 6, 5 टाइम्स 0 एंड 1, वही रिसिप्ट यहाँ पे आ रही है। ठीक, ये अमाउंट ये भी यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे हमको एड्रेस प्रूफ ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ इसको अपलोड करना है। डिस्ट्रिक्ट, अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर में डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिविजनल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यानी जो मैंने आपको सबसे पहले शुरुआत में ही दिखाया था, न्यायालय उप जिलाधिकारी, उसका हमको अपलोड करना है आदेश। यहाँ पे देखिए ऑर्डर। फिर एडिशनल में हम जो चाहें उसको कर सकते हैं। तो फर्स्ट में मैं क्या करती हूँ, लगभग में मैं यही करती हूँ, आधार कार्ड ही, पिता का अगर अवेलेबल है तो पिता का, नहीं तो बच्चे का अवेलेबल है तो बच्चे का डालती हूँ, नहीं तो पिता का डालती हूँ। फर्स्ट में आधार डाल देती हूँ, सेकंड में मैं आदेश ही डालती हूँ, और फिर उसके बाद में इसमें देखिए स्कैन कॉपी ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म, मैं इसको डाल देती हूँ थर्ड में। और यहाँ पे और डॉक्यूमेंट आप अगर चाहें तो ऐड मोड करके और डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जैसे अदर्स में बहुत पूरा आप कर सकते हैं। तो जितने आवश्यक हैं उसको ही हम इसमें अपलोड करते हैं। ठीक, तो अभी मैं इसकी फ़ोटो खींच के, इसको आप क्या कर सकते हैं, फ़ोटो खींच के भी अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आदेश अपलोड करके बता रही हूँ, जैसे ये यहाँ पे ग्रीन टिक हो गया। ऐसे हमको इसको भी, आधार भी अपलोड करना है और फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म भी अपलोड करना है। अभी मैं इसको अपलोड करके फिर आपको जब नेक्स्ट पे आते हैं तब आपको हम दिखाते हैं। अब ये मैंने क्या किया है, अपलोड कर दिया है। ठीक, आप ये ध्यान दीजिएगा कि अपलोड करते समय एकदम क्लियर लाइट होनी चाहिए और क्वालिटी उसमें फ़ोटो क्लियर आनी चाहिए। अब जैसे मैं फर्स्ट वाला बता रही थी, यहाँ पर आधार, बट इसमें ये भी ऑप्शन है सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी कंटेनिंग एड्रेस एंड नेम ETC। तो मैंने क्या किया हुआ है, सीधे शपथ पत्र जो इन्होंने दिया हुआ है उसको अपलोड कर दिया है। ठीक, और यहाँ पे मैंने फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म अपलोड किया। अब ये देखिए, जब सभी पे ग्रीन टिक हो जाएगा तभी हम आगे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब मैंने किया नेक्स्ट पे क्लिक। अब ये देखिए, जैसे यहाँ पे स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पे लीगल इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन, यानी जो ये दोनों हमने भरा हुआ है यही इसमें है, सेम चीज़ें इसमें है। ठीक, इसका कन्फर्मेशन करना है। ठीक, लीगल इन्फॉर्मेशन का कन्फर्मेशन। ठीक, फिर इसके बाद में हम यहाँ पे चेक कर लेंगे सारी जानकारी सही है कि नहीं सही है। फिर यहाँ पे हम आएंगे स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन, यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे जो ये वाली जानकारी हमने फिल करी है इसका कन्फर्मेशन है। यहाँ पे देखिए हमने भरा है, प्रमाण पत्र हमको एक ही भाषा में चाहिए या दोनों भाषा में चाहिए। अब यहाँ पे जो ये टिप्पणी है, ये सबसे मेन चीज़ है। अभी हाल ही में लेटर आया था, लगभग 1 या 2 महीने या 3 महीने हम ही मान सकते हैं, बट इसी ईयर आया था कि जो भी हम डिलेड जो डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं उसमें हमको टिप्पणी में, रिमार्क्स में जो है RCC MS नंबर जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था वो भरना अनिवार्य है। तो मैं क्या करती हूँ, जो भी डिलेड बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट मैं बनाती हूँ मैं RCC MS नंबर ज़रूर लिखती हूँ। ओके, इसका एक लेटर आया था, अभी मुझे कंफर्म नहीं है कहाँ पे है, मैं ढूंढूंगी तो मिल जाएगा। ठीक, ये मैंने क्या किया, इसमें RCC MS नंबर ये लिख दिया है। साथ ही में मैं क्या करती हूँ, एक डिस्क्लेमर मैं ज़रूर लिखती हूँ। ओके,
तो मैं इसको भी यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। दिस सर्टिफिकेट इज इश्यूड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म गिवन बाय द अप्लीकेंट, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई एज पर गवर्नमेंट रूल। ओके, ये मैं इसमें हर एप्लीकेशन में मैं लिख देती हूँ। क्या होता है जब सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है तो ये भी उसमें जो है लिख के आता है। अभी हम आपको दिखाएंगे। ये क्या हुआ, जैसे ही हम यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, हमको इस पर क्या करना है, यहाँ पे भी क्लिक करना है कि जो भी है ये मैं सभी नियम और शर्तें स्वीकार करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगी, इनका सर्टिफिकेट जनरेट होके आ जाएगा तुरंत। ये देखिए सर्टिफिकेट बन गया है। ये देखिए, यही मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये देखिए इसमें क्या है, RCCMS नंबर भी लिखा हुआ है एंड जो मैंने लिखा था दिस सर्टिफिकेट इज इश्यूड रिमार्क्स में, ये भी लिख के आ गया है। ये क्या हो गया, इनका बन गया है सर्टिफिकेट। ओके, ठीक। अब इसको आप यहाँ से क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, ये क्या हो गया, एक हमारा मैंने अभी आपको बर्थ सर्टिफिकेट, डिलेड बर्थ सर्टिफिकेट बनाना अभी आपको बनाकर मैंने दिखाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो कि मुझे किस विषय पे या किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके द्वारा बताए गए टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊँ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपको चैनल मेरा अच्छा लगा हो तो लोगों को शेयर भी करिएगा। तो अगर इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी हो तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगी और जवाब देने का ज़रूर प्रयास करूँगी। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आपको बाय बाय।